हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस ओरिजिन। दिस इज अनुभव दीपानी, फैकल्टी एट आईएएस ओरिजिन। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो एक ऐसा टॉपिक है जिसने हमारे लोकतंत्र की जड़ों को इस देश की जमीन में इतना गहरा कर दिया है कि इस देश से कभी डेमोक्रेसी को खत्म नहीं किया जा सकता, और वो है हमारा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिसे आम भाषा में हम लोग पंचायत और नगर पालिका के नाम से जानते हैं। इस देश में 3 लेवल्स पे गवर्नमेंट काम करती है। नेशनल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट, और हमारे लोकल लेवल पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिसे हम लोग पंचायत और नगर पालिका के नाम से भी जानते हैं। अब ये पंचायत और नगर पालिका 1992 से पहले इंडिया में ऑफिशियली नहीं थी। वैसे तो 2 अक्टूबर 1959 को इंडिया में सबसे पहली पंचायत जो राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में बनाई गई थी, उसे पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद इनॉग्रेट करने के लिए आए थे। लेकिन ये कोई एक कॉन्स्टिट्यूशनल पंचायत या ऑफिशियल पंचायत नहीं थी। उसी के बाद 1959 में आंध्र प्रदेश में भी हमें एक पंचायत देखने को मिलती है। लेकिन लीगल स्टेटस इस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 के तहत मिला था। देखिए, 1992 से पहले इंडिया में सिर्फ 2 लेवल पे गवर्नमेंट काम करती थी, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। और जब 1992 के बाद की हम बात करते हैं तो तीसरा लेवल हमारा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हमें देखने को मिलता है। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसे हम लोग फेडरलिज्म के नाम से जानते हैं। वैसे तो फेडरलिज्म के बहुत सारे फीचर होते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है पावर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि हर सरकार का खुद का एक अलग सब्जेक्ट होता है जिस पर वो डिसीजन ले सकती है या कानून बना सकती है। 1992 से पहले भी इंडिया में फेडरलिज्म था, लेकिन वो एक वीक फेडरलिज्म था। लेकिन 1992 के बाद जब तीनों टायर हमारे साथ में देखने को मिलते हैं सरकार के, उसे हम स्ट्रॉन्ग फेडरलिज्म के नाम से जानते हैं। लेकिन बात यह है कि अगर पंचायत और नगर पालिका इतने ही जरूरी थे हमारे देश के लिए, तो 1950 में उसे क्यों नहीं इंप्लीमेंट किया गया? दरअसल हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने खुद यह कहा था कि पंचायत नगर पालिका 1950 से ही इंप्लीमेंट होनी चाहिए। लेकिन उस वक्त हमारे पास इतने रिसोर्सेस नहीं थे, इतना मैनेजमेंट, इतना ह्यूमन रिसोर्स, इतने पैसे नहीं थे कि सारी की सारी चीजें हम एक ही बार में इंप्लीमेंट कर सकें। इसलिए हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने फ्यूचर गवर्नमेंट्स को एक गाइडलाइन प्रोवाइड की, आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक, जिसे हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत या डीपीएसपी के नाम से जानते हैं। और उसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की आर्टिकल नंबर 40 में हमें गांधीयन फिलॉसफी और पंचायती राज सिस्टम देखने को मिलता है, जिसे पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट ने 73rd और 74th अमेंडमेंट 1992 में आर्टिकल नंबर 243 में कन्वर्ट किया था और पंचायत और नगरपालिका को एस्टैब्लिश किया था। अब जहां पर रूरल इंडिया में, यानी कि ग्रामीण इलाकों में हमें पंचायत देखने को मिलती है, वहीं पर हमें हमारी अर्बन एरियाज में, यानी कि शहरी इलाकों में म्युनिसिपैलिटी या नगरपालिका देखने को मिलती है। अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो पंचायत के भी 3 लेवल हैं, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत, और म्युनिसिपैलिटी के भी नगर पंचायत, नगर पालिका जिसे हम म्युनिसिपैलिटी भी कहते हैं, या नगर निगम, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी। अब मान लीजिए कि यहां पर जो 3 लेवल हैं वो किसी भी गांव या शहर की पॉपुलेशन पर डिपेंड करता है। मान लीजिए कि कोई एक बहुत छोटा गांव है जिसकी पॉपुलेशन 1000 के आसपास है, तो वहां पर आपको ग्राम पंचायत देखने को मिलेगी। अगर मीडियम लेवल का गांव है जहां पर आपको 5 से 10,000 की पॉपुलेशन देखने को मिलती है, तो जनपद पंचायत, और 10,000 से थोड़ी सी ज्यादा पॉपुलेशन अगर हो जाती है तो जिला पंचायत। उसी तरीके से हम लोग टियर 1, टियर 2, टियर 3 और 4 के नाम से भी हम लोग शहरों को इंडिया में जानते हैं, जिसे हम लोग नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम में डिवाइड करते हैं। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यहां पर आती है कि ये जो हमारे पंचायत और नगर पालिका हैं, इनका इलेक्शंस किस तरीके से करवाया जाता है। इस देश में इलेक्शन कमीशन के नाम पर आपको 2 बॉडीज देखने को मिलती हैं। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन, जहां आर्टिकल नंबर 324 के अंडर आता है, वहीं पर स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो आपको आर्टिकल नंबर 243 क्लॉज के अंदर देखने को मिलता है। एक चीज याद रखिएगा कि सेंट्रल इलेक्शन कमीशन हमारे विधानसभा के, लोकसभा के, राज्यसभा के, विधान परिषद, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन करवाती है। और जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है, सिर्फ वही इलेक्शन, स्टेट इलेक्शन कमीशन पंचायत और नगरपालिका के इलेक्शन करवाती है। कई बार लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि अगर लोकसभा इलेक्शन सेंट्रल इलेक्शन कमीशन करवा रही है, तो जो स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शन है वो तो शायद स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाती होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्टेट इलेक्शन कमीशन सिर्फ और सिर्फ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के इलेक्शन करवाती है, लेकिन इसका तरीका बहुत अलग होता है। सो आईएएस ओरिजिन इज कमिंग अप विद द न्यू यूपीएससी जीएस बैच
बैच जिसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर, आपको बहुत सारा एक्सेस में मिलेगा, हार्ड कॉपी मटेरियल जो आपके घर तक आपको पहुंचाया जाएगा, डाउट रिजोल्यूशन क्लासेस और टॉपर सेशंस और आंसर राइटिंग जैसे बहुत सारे फीचर्स हैं। सभी फीचर्स को डिटेल में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उसे क्लिक करिए और आईएएस ओरिजिन के ऑफिशियल नंबर पर कांटेक्ट करिए। ग्राम पंचायत, जनपद और जिला पंचायत के जितने भी मेंबर्स होते हैं जिन्हें आप पंच के नाम से जानते हो, उनका डायरेक्ट इलेक्शन किया जाता है, यानी कि लोगों के द्वारा हर एक इंडिविजुअल कैंडिडेट को डायरेक्ट वोट दिया जाता है। मान लीजिए कि ये आईएएस ओरिजिन एक ग्राम पंचायत है और आप सभी स्टूडेंट जो इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं वो बेसिकली ग्राम सभा के सदस्य हैं, यानी कि उस गांव की वोटर लिस्ट में नाम शामिल करके बैठे हैं, और मैं एक कैंडिडेट हूं जो ग्राम पंचायत का मेंबर बनने के लिए या पंच बनने के लिए इलेक्शन लड़ रहा हूं। तो आप जब मुझे डायरेक्ट वोट करेंगे, इसे मैं कहूंगा डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स। लेकिन वहीं अगर हम लोग जनपद और जिला पंचायत के चेयरमैन की बात करते हैं तो उनका इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन किस तरीके से होता है? मान लीजिए कि आईएएस ओरिजिन के ग्राम सभा के लोगों ने 5 लोगों को मेंबर बना दिया ग्राम पंचायत का या फिर जनपद या जिला पंचायत का। अब ये जो 5 मेंबर हैं ABCDE, ये 5 मेंबर्स आपस में एक दूसरे को वोट करेंगे और ये डिसाइड करेंगे कि हम में से लीडर कौन बनेगा, और जिसे लीडर चुना जाएगा वही चेयरपर्सन बनेगा। इसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो यहां पर देखिए कि तीनों पंचायत के मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, जनपद और जिला पंचायत के चेयरमैन इनडायरेक्ट इलेक्ट होते हैं, लेकिन ग्राम पंचायत का जो चेयरमैन है वो डायरेक्ट इलेक्ट होगा या इनडायरेक्ट इलेक्ट होगा, यह डिसाइड किया जाएगा उस स्टेट की रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। हो सकता है कि आपके स्टेट में ग्राम पंचायत के चेयरमैन का इलेक्शन डायरेक्ट होता हो सकता है कि इनडायरेक्ट होता हो। तो आपको यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से डिसाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ही याद रखना है। लेकिन यहां पर सिर्फ इलेक्शन नहीं करवाए जाते, यहां पर रिजर्वेशन भी प्रोवाइड करवाया जाता है। अब यहां पर पंचायत और नगर पालिका में जब मैं रिजर्वेशन की बात कर रहा हूं तो मैं पंचायत और म्युनिसिपैलिटी दोनों की बात कर रहा हूं। इलेक्शन में हमने सिर्फ पंचायत देखा था। रिजर्वेशन यहां पर 2 लेवल पे कैटेगराइज किया जाता है, एक कंपलसरी और एक ऑप्शनल। कंपलसरी रिजर्वेशन का मतलब यह होता है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। इन कैटेगरीज में स्टेट गवर्नमेंट को रिजर्वेशन देना ही पड़ेगा। जैसे कि विमेन को यहां पे 1/3 यानी कि 33.3% रिजर्वेशन देना अनिवार्य है। लेकिन कुछ स्टेट्स तो इंडिया में ऐसे भी हैं जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जिन्होंने विमेन रिजर्वेशन को बढ़ाकर 50% तक कर दिया है। लेकिन अगर किसी विमेन रिजर्वेशन को 33.3% से बढ़ा के ज्यादा करना है या नहीं, ये इंडिविजुअल स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। लेकिन आपसे जब सवाल पूछा जाएगा आपके एग्जामिनेशन में तो आप कहेंगे कि 1/3 विमेन रिजर्वेशन दिया गया है, यानी कि मिनिमम हर तीसरी मेंबर या हर तीसरा चेयरमैन आपको एक फीमेल ही देखने को मिलती है। जहां तक बात करें स्केड्यूल कास्ट और स्केड्यूल ट्राइब के रिजर्वेशन की, तो एससी और एसटी का रिजर्वेशन भी कंपलसरी होता है, लेकिन वो पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है। जिस तरीके से आप देखें मध्य प्रदेश में एससी और एसटी रिजर्वेशन भी पंचायत नगर पालिका में दिया जाता है। जैसे स्केड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन जो है मध्य प्रदेश में वो 21% है, और वहीं स्केड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन जो है वो 15% है। तो अगर मध्य प्रदेश में एसटी पॉपुलेशन ज्यादा है तो एसटी को रिजर्वेशन दिया जाएगा। वहीं अगर हम उत्तर प्रदेश चलें तो स्केड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन ज्यादा है तो उन्हें रिजर्वेशन ज्यादा दिया जाएगा। एक ऑप्शनल रिजर्वेशन भी होता है, वो होता है अदर बैकवर्ड क्लास का, यानी कि अगर आपके स्टेट में ओबीसी है तो आप रिजर्वेशन दे दीजिए, और अगर नहीं है तो आप रिजर्वेशन मत दीजिए। तो ये जो ऑप्शनल रिजर्वेशन है और एससी एसटी का पॉपुलेशन पे कितना रिजर्वेशन देना है, ये आपकी स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है। वहीं अगर हम लोग म्युनिसिपैलिटी के मेंबर या चेयरमैन के इलेक्शन की बात करें तो ये और सिंपल है। नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम के जितने भी मेंबर्स होंगे उन सभी मेंबर्स का जो इलेक्शन है वो डायरेक्ट इलेक्शन के तौर पर किया जाएगा, यानी कि वहां के वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड लोग डायरेक्ट वोट करेंगे। लेकिन इन तीनों के जो चेयरमैन होंगे उनका इलेक्शन डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट, ये आपके स्टेट की रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। तो इसी तरीके के टफ टॉपिक्स को अगर आपको डिटेल में और आसान भाषा में समझना है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आईएएस ओरिजिन, और इसी तरीके के वीडियो से आपकी यूपीएससी की जर्नी आसान होती रहेगी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।